हेलो बच्चों। अब देखो, हम यूनिट 1 मिनिमम वेजेस एक्ट पूरी ख़त्म कर चुके हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आज की क्लास में हम यूनिट 2 यानी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग ई पार्ट तक ख़त्म करने की। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ना इस एक्ट की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्या पर्पस है, क्यों आया था ये एक्ट। अब देखो, ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, कॉलोनाइजेशन पीरियड के दौरान क्या हुआ, ब्रिटिशर्स अपने गुड्स हमारी इंडियन मार्केट में लेकर आए। ठीक है, इससे क्या हुआ, उनका कंपटीशन बढ़ा, यानी कि ब्रिटिश मेड गुड्स और हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स में कंपटीशन हुआ। तो क्या हुआ, इनके जो गुड्स थे, अब ये इनकी फिनिशिंग अच्छी आती थी क्योंकि मशीन मेड गुड्स होते थे। ठीक है, थोड़ी इनकी कॉस्ट भी कम होती थी कंपैरेटिवली। तो इसके चक्कर में इन वाले जो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि एक तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी थे और इन सारे फैक्टर्स की वजह से वेस्टर्न प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होने लगी। इससे क्या हुआ, अपन की जो इंडस्ट्री थी यानी हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब इससे क्या हुआ, ये जो सारी फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय हुई हैं, तो उन फैक्ट्रीज के ओनर एज वेल एज उनमें जो लेबर काम कर रही थी वो सारे जॉबलेस हो गए। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान मोर देन अबंडेंट लेबर अवेलेबिलिटी हो गई, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लेबर अवेलेबल थी। इससे क्या हुआ, जो लेबर थी इनको लो इकोनॉमिक स्टेटस विद नो बार्गेनिंग पावर, यानी इनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत नीचे गिर गया था विद नो बार्गेनिंग पावर। मतलब अगर ये अपने कोई राइट्स रखने की बात करते भी थे तो इनकी नहीं सुनी जाती है क्योंकि इतनी अबंडेंट लेबर है, तेरे को ज़्यादा दिक्कत है तू निकल दूसरा आ जाएगा, तेरे को भी दिक्कत है तू निकल तीसरा आ जाएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा लेबर थी, इनकी कोई बार्गेनिंग पावर ही नहीं इनके पास बचती थी। तो इन सारे इश्यूज़ की वजह से ये जो एम्प्लॉयज़ थे इन्हें हद से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जाता था। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ समझ ली थी कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ये होते हैं महाबेगैरत। ठीक है, बिना मतलब डिले कॉज करना, तुम काम कर रहे हो, ठीक है, 5-5 6-6 महीने तुम्हारी पेमेंट रोक लेंगे। अब ऐसे काम थोड़ी चलता है। उसके बाद कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, आज 100 रुपये दिए, कल 50 दिए, अगले दिन कुछ दिया ही नहीं। अब खुद सोचो, जो डेली वेज वर्कर है इनकी पहले ही कितनी कम तनख्वाह होती है, तो ये भाई सोच के चलते हैं आज 100 रुपये मिलेगा, इतने का राशन आ जाएगा, इतना में ये खर्चा होएगा। उसको तुम एक दिन 100 रुपये दे रहे हो, अगले दिन 50 दे रहे हो, उसके अगले दिन कुछ दे नहीं रहे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो उसका भी मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब करो ना तुम। ठीक है, बिना मतलब कि तुम फाइन ठोक देते थे। ठीक है, ये जो एम्प्लॉयर्स होते थे ना, ये किसी ना तिगड़म में लगे रहते, किसी जुगाड़ में लगे रहते थे कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी जो तनख्वाह है वो कुछ ना कुछ करके कम से कम देनी पड़े। ठीक है, तो ये क्या करते थे, बिना मतलब कि फ़ाइन इम्पोज कर देते थे, फिर बिना मतलब कि डिडक्शन कर देते थे, डिडक्शन टू द अमाउंट ऑफ 2 to 3 टाइम्स। मतलब कि जैसे कोई एम्प्लॉई जो है वो आया है, ठीक है, वो काम पे आया, उसकी पर डे की वेज मान लो 100 रुपये, उसने किसी रीज़न से एक दिन छुट्टी कर ली तो उसके 200 से 300 रुपये कट गए। मतलब उसको आने के 100 रुपये मिलेंगे लेकिन उसके कट रहे 200 से 300, यानी 200 to 300% डबल या ट्रिपल टाइम उसकी डिडक्शन होती है। कितना नाजायज़ था ये। और ये सारी प्रैक्टिसेस ना बहुत ही कस्टमरी होती थी उन दोनों को। ठीक है, बहुत ही कॉमन होता था उन दिनों। तो अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। क्या हुआ, 1926 में जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, लोकल गवर्नमेंट को एक काम दिया कि भाई असर्टेन करो, पता लगाओ कि क्या पोजीशन है विद रिगार्डिंग टू डिलेज इन पेमेंट ऑफ वेजेस। उन्होंने जो मटेरियल कलेक्ट किया वो उन्होंने रॉयल कमीशन के पास प्लेस किया। ये रॉयल कमीशन ऑन लेबर, इट वाज अपॉइंटेड इन 1929। ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन एक 1933 पेमेंट ऑफ वेजेस बिल ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला बिल लैप्स हो गया था। उसके बाद 1935 में पेमेंट ऑफ वेजेस बिल फिर दोबारा उठा, लेकिन ये जो 1935 वाला पेमेंट ऑफ वेजेस बिल था इसमें सेम ही प्रिंसिपल, सेम ही सिद्धांत थे 1933 वाले पेमेंट ऑफ वेजेस बिल में, लेकिन इसमें जो थोड़ी छोटी मोटी कमियां थी वो थरली इसको रिवाइज करके वाला बिल निकाला था। ठीक है, ये वाला बिल पास करा गया था 23 अप्रैल 1936 में और ये एनैक्ट हुआ था 28 मार्च 1937 में। अब ये जो अपन का एक्ट है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, रेगुलेशन एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब कि वेजेस की जो पेमेंट है उसके रिगार्डिंग जितने प्रोविजन है ये उसको रेगुलेट करेगा। दूसरा, स्पेसिफाइड हेड अंडर विच डिडक्शंस कैन बी डन। ये एक्ट क्या करता है, बेसिकली एक लिस्ट इसने निकाली है कि भाई ये तुम्हारी ऑथराइज डिडक्शन है,
इसके अलावा कोई भी डिडक्शन अगर तुम करोगे इस लिस्ट के अलावा, तो वो सारी अनऑथराइज्ड यानी इलीगल होगी, यानी माननीय नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रोवाइड्स मशीनरी एनफोर्सिंग क्लेम्स। मतलब कि ये तुम्हारा अगर जैसे कोई एम्प्लॉई है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको पेमेंट ऑफ वेजेस टाइमली वगैरह कुछ है, उसको नहीं मिली, तो ये एक्ट एक मशीनरी, एक मैकेनिज्म तुम्हें देता है जिससे वो अपने क्लेम्स जो है वो एनफोर्स करवा सके आसानी से। नेक्स्ट, अब आगे इसके कुछ सेलिंग फीचर्स। पहला, अब देखो भाई प्रॉब्लम से ही सोल्यूशन निकलता है ना। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि भाई टाइमली पेमेंट नहीं हो रही थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो इस एक्ट की इंटेंशन क्या है, ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करना टाइमली पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब भाई बिना मतलब की डिडक्शंस हो रही थी, तो फिर ये एक्ट क्या इंश्योर करता है कि वर्कर्स को उनकी वेजेस मिले विदाउट अनऑथराइज्ड डिडक्शंस। ठीक है, जो भी अनऑथराइज्ड डिडक्शंस हैं उनके बिना उनको उनकी पूरी वेजेस मिले, ये वाला एक्ट ये चीज़ इंश्योर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, अब ये एक्ट लगता किस पर है, ये एक्ट उस पर लगता है जिनकी वेजेस डू नॉट एक्सीड 24,000 पर मंथ। जिनका जो वेजेस है ₹24,000 पर महीने, 24,000 एक लिमिट दे दिया, 24,000 तक जो भी लोग कमाते हैं उन पर ये एक्ट लगता है। 24,000 से ज़्यादा है उन पर नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन लग सकता है, और सच अदर हायर सम विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, इससे ऊपर वाला सम लग सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पेसिफाई कर दे, और ये वो कब स्पेसिफाई करती है, आफ्टर एवरी 5 years। ठीक है, मतलब कि ये जो 24,000 वाला रेट है ये हर 5 साल में सरकार रिवाइज करती है। ऑब्वियसली तुम खुद सोचो, हर साल लगभग 2 से 2.5% के अकॉर्डिंग तुम्हारा इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ता है। तो भाई अब रेट बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर लेवल बढ़ेगा, कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज आएगा, तो जो रेट 10 साल पहले वो अभी थोड़ी चला सकते हैं। तो हर 5 साल में सरकार ये जो 24,000 ये जो रेट है ये हर 5 साल में रिवाइज करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि भाई दिस एक्ट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या कह रहा है कि अगर कोई एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ लेस देन 1,000 वर्कर्स है, तो वहाँ 7th ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट में बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। क्या है ये कि मतलब मान लो वेज पीरियड है 1 महीने का, वेज पीरियड कितने का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, हफ्ते का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है। ठीक है, तो एक वेज पीरियड है 1 मंथ का, तो आज मान लो है 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त से लेके 1 महीना कब खत्म हो गया, 31 अगस्त। ठीक है, तो 1 महीना खत्म हो गया, वेज पीरियड खत्म हो गया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 7 दिन कब हुए, 7th ऑफ सितंबर। ठीक है, ये 2 नहीं, मतलब ये 7 है। ठीक है, 7th ऑफ सितंबर लास्ट डेट है, मतलब कि वेज पीरियड खत्म होने के अंदर अंदर 7 दिन तुम्हारे पास टाइम पीरियड है जितने भी तुम्हारे एम्प्लॉयज हैं उनके ड्यूज क्लियर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन एनी अदर केस 10th ऑफ एवरी मंथ। मतलब कि जहाँ 1000 वर्कर्स से ऊपर लोग एम्प्लॉयड है, तो वहाँ तुम्हें, यहाँ जो 7 सितंबर है ना, वहाँ जो डेट होगी ड्यूज क्लियर करने की वो हो जाएगी 10 सितंबर। समझ गए? तो क्या कह रहा है ये कि जहाँ 1000 वर्कर से कम एम्प्लॉयड है, तो वहाँ वेज पीरियड खत्म होने का तुम्हारे पास 7 दिन तक का टाइम है। 7 दिन के अंदर अंदर उसके जितने भी तुम्हारे एम्प्लॉयज हैं उनके ड्यूज क्लियर कर दो। जहाँ तुम्हारे इन एनी अदर केस, जहाँ तुम्हारे 1000 से ऊपर वर्कर्स एम्प्लॉयड है, तो वहाँ 10th ऑफ एवरी मंथ यानी वेज पीरियड खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हें उनके ड्यूज क्लियर करने। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ गया कि भाई अगर कोई ऐसा वर्कर है जिसको टाइमली वेजेस नहीं मिली या अनऑथराइज उसके साथ डिडक्शन हुई है, बेसिकली कुछ भी गलत हुआ है उसके साथ, तो फिर उसके पास ये राइट है क्लेम डालने का। क्लेम वो इधर डायरेक्टली या तो खुद से ही डाल सकता है, ठीक है, या फिर थ्रू अ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन, इसमें एक चीज़ याद रखना, ये ट्रेड यूनियन हमेशा रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अनरजिस्टर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, तो ट्रेड, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हो गई उसके थ्रू वो क्लेम डलवा सकता है, या फिर किसी इंस्पेक्टर के थ्रू वो डलवा सकता है। ठीक है, बिफोर द अथॉरिटी, अथॉरिटी के सामने या तो देखो वो खुद डलवा सकता है, या किसी ट्रेड यूनियन के थ्रू, ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या इंस्पेक्टर के थ्रू अपॉइंटेड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया दिस एक्ट अप्लाइज टू। अब ये एक्ट अप्लाई किन किन लोगों पर होता है, एवरी फैक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन,
नेक्स्ट, ये थोड़ा एम्बिगुअस पॉइंट है और ये एनी इंडस्ट्री अदर एस्टैब्लिशमेंट, ये इंपॉर्टेंट भी है। एक ये और एक वेजेस की डेफिनेशन, ये कई बार 5 मार्कर्स में आ जाते हैं, तो ये हम आगे इसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है बकायदा, वो हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट बाय गिविंग नोटिफिकेशन एटलीस्ट 3 months प्रायर इन ऑफिशियल गैजेट, मतलब कि ये वाली एस्टैब्लिशमेंट तो देखो है ही, ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर सरकार को कोई और एस्टैब्लिशमेंट ऐड करनी है तो उनको 3 महीने पहले एक नोटिस देना पड़ेगा और 3 महीने के बाद से उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट पर भी ये वाला एक्ट लागू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। अब देखो यहाँ मैंने पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है इसके ऑब्जेक्टिव, इसी की नेक्स्ट स्लाइड में मैंने तुम्हें पॉइंट्स बना के दिए हुए, तो जिसको जैसे इजी होता है याद करने में वो वैसे याद कर सकता है, ठीक है। इस एक्ट का पर्पस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, सेफ गार्ड के लिए है, एम्प्लॉयज की सेफ गार्ड के लिए आया ये एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये एक्ट रेगुलेट करता है पेमेंट ऑफ वेजेस, ये भी हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था, ठीक है। ये एक्ट क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पीडी और इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड करना। जो लोग क्लेम करते, मतलब कि जिनके साथ अनऑथराइज्ड डिडक्शन हुई है, टाइमली पेमेंट नहीं हुई, उन्होंने क्लेम डाला, ठीक है, तो उस क्लेम का जल्दी से जल्दी उनको सोल्यूशन मिले, इफेक्टिव, स्पीडी एंड इफेक्टिव रेमेडी, ठीक है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लेम्स आउट ऑफ वही इलीगल डिडक्शंस या अनजस्टिफाइड डिले, ठीक है। अब इसका ये केस लॉ है, केस लॉ में ये जो तुम्हें दिया हुआ है मैंने, ये सेम ही है इसके ऊपर वाला, बस केस लॉ का नाम याद कर लेना, मार्क्स फेच करने में इजी होता है। अब इसका हम नाम कैसे याद करेंगे, देखो कृष्णा भगवान होते हैं ना, कृष्ण कृष्ण भगवान, तो कृष्णा, अब देखो भगवान के मंदिर में जाओ तो क्या मिलता है, प्रसाद, तो कृष्णा प्रसाद गुप्ता ना भी लिखो तो चलेगा, वर्सेस, अब देखो भगवान इस दुनिया के चालक होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, तो कृष्णा प्रसाद वर्सेस कंट्रोलर, दुनिया देखो कितनी हरी भरी है, प्रिंटर में भी कितने रंग होते हैं, है ना, तो कंट्रोलर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो इसका कोई लॉजिक नहीं है, नाम याद करने के अपने अपने तरीके हैं, ठीक है। तो ये भी यही चीज कह रहा है कि एट मतलब कि जो भी वर्कमैन की प्लाइट है, जो भी उनके दुख हैं, जो कि रिजल्ट हो रहे हैं आउट ऑफ नॉन पेमेंट या डिलेड पेमेंट, वही जो सेम चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है वो भी यही है, ठीक है, उसको जो भी मतलब उनके जो दुख हैं वो जल्दी से जल्दी उनके निपटाए जाए, ठीक है, उसका सोल्यूशन उन्हें जल्दी से जल्दी मिले। नेक्स्ट, ये वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पे तुम्हें मैंने पॉइंट्स में दिए हुए हैं, जैसे तुम्हें याद करने वैसे कर लो। नेक्स्ट आ गया इसकी स्कोप या एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये एक्ट लगता, एप्लीकेबल कहाँ है। फर्स्ट आ गया, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया मतलब इंक्लूडिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को भी इग्नोर कर दिया, अब तो नहीं है स्पेशल स्टेटस, पर पहले तो होता था ना, तो इस ये वाला एक्ट वहाँ पे भी लगेगा, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी बाहर में जाए, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी फैक्ट्री, हर फैक्ट्री पे लगेगा, और फैक्ट्री का मीनिंग कहाँ से, एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज M ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी डेफिनेशन मैंने बोला था, यानी इंडस्ट्री अदर एस्टैब्लिशमेंट, हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया, ये चीज़ भी हमने पढ़ लिया है कि इन द ऑफिशियल गैजेट एटलीस्ट 3 months प्रायर, अगर कोई और एस्टैब्लिशमेंट ऐड करनी है तो उन्हें 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये जो वेज पीरियड है, जिनका 24,000 पर मंथ से ज़्यादा ना हो, वो उन लोगों पर ये एक्ट अप्लाई होता है। और नेक्स्ट, ये रिवाइज कौन करती है, NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हारा मतलब एक्सपेंडिचर लेवल, कंजम्पशन पैटर्न चेक करके ये गवर्नमेंट को एक रेट सजेस्ट करती है और उसके बेसिस पे रेट रिवाइज होते हैं। लास्ट रिविजन जैसे 2017 में, उससे पहले ये मतलब 18,000 रेट था, ठीक है, हर 5 साल में होती है ये, ठीक है। 2017 से पहले 2012 में थी, 2012 में रिवाइज करके 10,000 थी, 2012 से पहले तुम्हारा 6,500 रेट था, ठीक है, तो हर 5 साल में ये रेट रिवाइज होते हैं। नेक्स्ट आ गया एनी इंडस्ट्री अदर एस्टैब्लिशमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट क्या आ गया, ट्रामवे या मोटर ट्रांसपोर्ट। ट्रामवे तो अब तुम्हें दिखते नहीं होंगे, पहले के ज़माने में होते थे रेलवे की पटरियों में, एक तरीके से बस कम रेलवे होती थी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जिसमें पैसेंजर लेके जा रहा हो, जैसे रेलगाड़ी मालगाड़ी होती है ना, पैसेंजर गुड्स या दोनों, आधे डब्बों में मतलब लोग जा रहे हैं, आधे डब्बों में सामान जा रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इन लोगों की ना कंडीशंस हमसे बेटर होती है, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। तो इन लोगों के बेसिकली अपने अलग ही लॉज होते हैं, तो ये लोग हमारे एक्ट में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डॉक, वार्फ या जेटी। ये क्या होता है, मतलब सी पोर्ट होता है ना, सी के शोर पे एक पोर्ट बना दिया जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। मतलब जो समुंदर होता है उस पर एक पोर्ट बना दिया जाता है, वहाँ सामान उतरता है, लोडिंग अनलोडिंग उसके लिए होता है ये। नेक्स्ट आ गया इनलैंड वेसल्स। इनलैंड वेसल्स जैसे मतलब अंदर ही अंदर से, जैसे मान लो इंडियन ओशन है, ठीक है, और मुंबई से, ठीक है, गया चेन्नई तक, माल भी गुड्स भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इनलैंड अंदर ही अंदर हो गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इनलैंड वेसल्स। नेक्स्ट आ गया माइंस, क्वेरिंग या ऑयल फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट प्लांटेशन, अब कुछ लोग सिर्फ पेड़ पौधे उगाने के लिए रखे होते हैं, ठीक है, तो उन पर भी ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लगेगा। नेक्स्ट आ गया वर्कशॉप, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, अडॉप्शन, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, तीनों आएंगे इसमें, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद एनी अदर इंडस्ट्री जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। नेक्स्ट आ गया वेजेस। एक ये जो पिछला था एनी अदर इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये 5 मार्कर्स में आ सकता है, और एक ये, ठीक है, तो ये याद कर लेना अच्छे से। क्या कह रही है, इट मीन्स ऑल रेमुनरेशन, सारी रेमुनरेशन ये इंक्लूड करता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। मतलब कि जैसे मान लो अगर कोई एम्प्लॉयर है, उसने खुश होकर एम्प्लॉय को गिफ्ट में जैसे कोई अपनी पुरानी गाड़ी उठा के दे दी, तो दैट इज आउट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसको हम वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि बेसिकली जो भी बोनस है, कुछ भी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर वो है तो ही वो वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। ये जो भी ऐसे ये जो खुश होकर गिफ्ट वगैरह देती, दैट इज आउट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हेंस सच शैल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है, ये नो नहीं, इसका नॉट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वेदर बाय मीन्स ऑफ सैलरी या अदर अलाउंस, कुछ भी है, बोनस है, सैलरी है, रेम्यूनरेशन, कुछ भी है, सब इंक्लूड होगा, ठीक है। ईदर इन टर्म्स ऑफ मनी या केपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस, मतलब कि मान लो या तो उसको कैश दे दिया, ठीक है, या जैसे कि गोल्ड की चेन दे दी, दैट इज इजीली लिक्विडेबल, ठीक है, तो दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, विच वुड इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेसली एम्प्लाइड वर फुलफिल्ड। ऑब्वियसली अब तुम टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूरे करोगे, कोई मुफ्त में तो तुम्हें वेजेस देने वाला नहीं है ना भाई, ठीक है, तुम जो भी उसमें काम है वो तुम पूरे करोगे तो तुम्हें वेजेस मिलेंगी, ठीक है। बी पेएबल टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो भी उसने काम करा है टूवर्ड्स दैट एम्प्लॉयमेंट, वेदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टर्स। मेरी ज्योमेट्री बहुत बार याद है, नो, ठीक है। क्या कह रहे हैं पॉइंट, मतलब कि जैसे कोई एक ये एस्टैब्लिशमेंट हो गई, ठीक है, इसमें खुद से भी एम्प्लॉयज आ रहे हैं, हाँ, और एक ये है कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर भी अपने बंदे, अपने एम्प्लॉयज इस एस्टैब्लिशमेंट में भेज रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो वेजेस की डेफिनेशन है ये इन वाले एम्प्लॉयज पर भी इंक्लूड होएगी और इन पर भी, मतलब कि ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ये जो वर्कर्स खुद से आ रहे हैं वो भी इंक्लूड होंगे, या तो डायरेक्टली, ठीक है, या इनडायरेक्टली थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं ये वाले एम्प्लॉयज, ठीक है, तो इन पर भी ये वाला पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द टर्म वेज इंक्लूड। अभी इंक्लूड क्या क्या करती है, कोई भी रेम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड या सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, या बहुत ही वाहियात ज्योमेट्री है, या ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एनी रेम्यूनरेशन विद रिस्पेक्ट टू ओवर टाइम वर्क या हॉलीडेज या एनी लीव पीरियड, उसने कोई छुट्टी वाले दिन भी उसने काम किया है, ठीक है, ओवर टाइम वर्क करा है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी जो भी रेम्यूनरेशन है वो भी इंक्लूड होगी। कोई भी एडिशनल रेम्यूनरेशन पेबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एज बोनस, ठीक है, एनी सम पेबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको हम सेवरेंस पे भी बोलते हैं, ठीक है, सेवरेंस पे।
नेक्स्ट आ गया तुम्हारा एनी सम टू विच पर्सन एम्प्लॉयड इज एंटाइटल्ड, कोई भी और ऐसे सम है जो कि वो एंटाइटल्ड है अंडर एनी स्कीम, वो भी इंक्लूड होगा वेजेस की डेफिनेशन में। नेक्स्ट आ गया द टर्म वेज डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करता। पहला आ गया एनी बोनस जो कि अंडर अ स्कीम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग या अदरवाइज। अब वहां तुम सोचोगे हमारा पिछले में तो हमने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रही है, विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि कोई भी चीज है अगर इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको दी है तो ठीक है, अगर आउट ऑफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको कुछ भी दिया, कोई भी बोनस है, कुछ भी उसने उसको गिफ्ट है, बोनस है, कुछ भी दिया है, तो दैट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्म वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, मतलब कोई रहने की जगह दे रहा है, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर, ये इंक्लूड नहीं होगा। अब बच्चों को इसमें कई बार डाउट होता है, कई बार देखा होगा ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, ये लोग जो घर बनाने लग रहे होते हैं ये उसी घर में रहने लग जाते हैं। तो अब उनका एम्प्लॉयर मान लो ऐसे बोले कि मैं तुम्हें देखो रहने की जगह दे रहा हूँ, ठीक है, वहां पे एक छोटा सा वो लोग बल्ब लगा लेते हैं, ठीक है, तो रहने की जगह लाइट पानी सब दे ही रहा हूँ ना, तो तुम मुझसे और वेजेस क्यों मांग रहे हो। तो अब तुम खुद सोचो क्या लॉजिकल है, इसीलिए ये चीज इंक्लूड नहीं करी जाती वेजेस की डेफिनेशन में। नेक्स्ट क्या आ गया, पेंशन या प्रोविडेंट फंड, एनी ट्रैवलिंग अलाउंस या कोई स्पेशल एक्सपेंसेस। स्पेशल एक्सपेंसेस मतलब कि जैसे मान लो कोई ऐसी पर्टिकुलर जॉब है जो कि रिक्वायर करती है स्पेशल एक्सपेंसेस, जैसे कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, अब उस पर्सन को अपने क्लाइंट को इधर से उधर लेके जाना पड़ता है, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में उसको लेके जाके वहाँ उसको खाना खिलाना पड़ता है, तो ये जो इधर से उधर जाना है, ये जो आने जाने का खर्चा है, ये जो खाने पीने का खर्चा है, तो ये अगर उसको कंपनी अपनी तरफ से दे रही है तो दैट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस, ये उसको क्लाइंट की वजह से करना पड़ा, तो दीज आर कॉल्ड स्पेशल एक्सपेंसेस, ये नहीं इंक्लूड होंगे। या ग्रेचुटी पेबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब अगर वेजेस के कुछ भी उसमें झोल है, कुछ गड़बड़ है, उसको नहीं दी, कम दी है, तो किसकी गर्दन पकड़ी जाए, ठीक है। फैक्ट्री के केस में मैनेजर की, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में पर्सन अपॉइंटेड इन द लोकल एरिया कंसर्न, ठीक है, इंडिविजुअल या अदर एस्टैब्लिशमेंट, पर्सन इन हुज सुपरविजन एंड कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट ये आ गया कॉन्ट्रैक्टर, पर्सन अपॉइंटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ने जो पर्टिकुलर इस कामों के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इन एनी अदर केस पर्सन डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस, ठीक है, मतलब जो भी इस पर्टिकुलर काम के लिए रखा हुआ है उसकी गर्दन पकड़ी जाएगी। नेक्स्ट आ गया फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। अब देखो लास्ट स्लाइड में हमने जो पढ़ा था कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेजेस पे करने की, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेज पीरियड फिक्स करना, वो एक वेज पीरियड फिक्स कर देगा, बट वेज पीरियड की कंडीशन है कि वो 1 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, मतलब कि तुम 1 घंटे के हिसाब से भी रख सकते हो वेज पीरियड, एक दिन के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, महीने के हिसाब से, पर 1 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया टाइम पीरियड ऑफ वेजेस। टाइम पीरियड वही ये भी हम कर चुके हैं, जहां 1000 एम्प्लॉयज से कम है वहां वेज पीरियड खत्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर उसको सारे ड्यूज क्लियर करने हैं। जहां मोर देन 1000 एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड है वहां 10 दिन के एक्सपायरी के अंदर अंदर उसको, मतलब जब वेज पीरियड खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर उसको सारे ड्यूज क्लियर करने हैं। और अगर कोई ऐसा केस है जहां टर्मिनेट कर दी है उसकी सर्विसेज एम्प्लॉय की, मतलब जहां काम से निकाल दिया, तो विद इन द एक्सपायरी ऑफ 2 वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसको उसके सारे ड्यूज क्लियर करने हैं। नेक्स्ट आ गया उसको वेजेस कैसे पे करेगा, करेंसी कॉइन्स के थ्रू, करेंसी नोट्स के थ्रू, चेक के थ्रू, या डायरेक्टली क्रेडिट टू एम्प्लॉयज बैंक अकाउंट, जैसे NEFT, RTGS, IMPS होती है उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली, या कोई और ऐसा मेथड जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, ठीक है, जहाँ मतलब कोई ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ सिर्फ चेक से ही पेमेंट होगी या सिर्फ उसके बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट होगा, तो वो भी। अब ये है जो मेरी लास्ट वीडियो थी, प्रोसीजर फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम, सेक्शन 20 से लेकर 25, वहाँ पे 21 मिनट 04 सेकेंड पर एक ग्लिच था, तो ये वाला पेज में दिक्कत थी, ये अब मैंने इस वीडियो में लगाया, ठीक है। ओके, सी यू, बाय बाय।